एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी महिला अपने 2 जवान बेटों के साथ रहती थी। उसके पति की मृत्यु कुछ समय पहले हो चुकी थी। इसके बाद घर की जिम्मेदारी उसके बड़े बेटे पर आ गई थी। उसके बड़े बेटे का नाम राजेश और छोटे बेटे का नाम सुरेश था। राजेश बड़ा ही चालाक और चतुर था। वहीं उसकी पत्नी कामिनी भी उतनी ही होशियार थी। वहीं सुरेश की अभी शादी नहीं हुई थी, जिस वजह से वह अपनी बूढ़ी माँ कमला का पूरा ध्यान रखता था। एक दिन रसोई में राशन खत्म हो गया था, तो कमला ने सुरेश को बुलाया और कहा, अरे सुरेश बेटा, बाजार जाकर राशन ले आओ। घर का राशन खत्म हो गया है। अभी लेकर आता हूँ माँ, लाओ पैसे दे दो। अरे बहू, जरा सुरेश को पैसे देना तो। माँ जी, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। आपके पास हो तो आप दे दीजिए। क्या तुम्हारे पास थोड़े पैसे भी नहीं? ठीक है, ऐसा कर अपने भैया राजेश से ले लेना। यह सुनकर सुरेश वहां से ही चला गया, जिस पर कामिनी ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ हाँ, अपने बड़े भैया की कमाई खा लो, ये नहीं कि खुद कमा ले। इसके बाद वह काम करने लगी। वहीं दूसरी तरफ राजेश खेतों पर काम कर रहा था। सुरेश खेतों पर पहुंचा और उसने कहा, भैया कुछ पैसे दे दो, घर का राशन लाना है, माँ ने कहा है। कितने पैसे चाहिए? अरे भैया, आपका जितना मन हो आप उतने दे दीजिए। यह सुनकर राजेश ने 100 रुपए का नोट दिया और सुरेश राशन लेने चला गया। दूसरी तरफ कामिनी मुंह फुलाए बैठी हुई थी, क्योंकि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि सुरेश अब भी पढ़ाई कर रहा था और राजेश खेतों को संभालता था। पूरे दिन मेरे पति काम करें और यह यहाँ पर खाता पीता और बस आराम करता है। आने दो, आज इन्हें इन्हीं से बात करती हूँ। शाम को जब राजेश घर लौट कर आया, तो उसने कामिनी का मुंह उतारा हुआ देखा तो कहा, क्या हुआ कामिनी, माँ ने कुछ कहा क्या? अजी वो क्या कहेंगी, उन्हें तो अपने लाडले बेटे से ही फुर्सत नहीं है। तो फिर क्या बात है, तुम इतनी गुस्से में क्यों लग रही हो? अजी आपको तो पता है सुरेश हरदम घर पर ही रहता है, पढ़ाई करता, खाना खाता और बस आराम करता है। इसके अलावा वह कोई और काम नहीं करता, जबकि आप पूरा दिन खेतों पर काम करते हैं, पसीना बहाते हैं और वह बस बैठ के खाता है। मुझे यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अरे भाग्यवान, वो अभी छोटा है इसलिए। अरे सिर्फ उम्र में छोटा होने से कुछ नहीं होता है। देखिए ना, आपके बराबर का लगता है, चाहे तो काम करवा सकता है, पर लगता है आपको खुद अच्छा लगता है पैसे उड़ाते हुए। यह सुनकर राजेश भी थोड़ा सोच में पड़ गया, क्योंकि कामिनी सच ही कह रही थी। अगली सुबह कमला ने राजेश से कहा, बेटा, आज जाते वक्त सुरेश के स्कूल की फीस दे देना, उसके पेपर आने वाले हैं। माँ, अगर उसके पेपर आने वाले हैं तो इसमें मैं क्या करूं? वो फीस खुद भर दे, वैसे भी उसकी उम्र है कमाने की। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? तुम्हें तो पता ही है उसका बड़ा अधिकारी बनने का सपना है, वो कैसे पूरा होगा फिर? हाँ, पता है मुझे। फर्म पर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो मैं उसे अधिकारी बना पाऊं। अगर मेरे साथ खेतों में हाथ बंटवाएगा तो ही मैं इसकी स्कूल की फीस भरूंगा। यह सुनकर कमला काफी हैरान हुई कि अचानक से यह राजेश को क्या हो गया। तभी वहां पर सुरेश आया और बोला, कोई बात नहीं भैया, आप सही कह रहे हो, मैं आपके साथ खेतों पर काम करवा लिया करूंगा। हाँ, ठीक है, आ जाना फिर खेत पर। यह कहकर राजेश वहां से चला गया। इस पर कमला ने कहा, बड़ी अचंभे वाली बात है, यह अचानक से राजेश को क्या हो गया? यह इस तरह से क्यों बर्ताव कर रहा है? अरे माँ, छोड़िए ना, वैसे भी मैं रात में पढ़ाई कर लूंगा, दिन में भैया के साथ खेतों में काम करवा लिया करूंगा। शायद वह अकेले काम करते हुए थक जाते होंगे। इसके बाद सुरेश खेतों की तरफ चला गया। वहीं दूसरी तरफ कमला को सारी बात समझ आ गई
कि राजेश ऐसा क्यों कर रहा है और उसने कामिनी को अपने पास बुलाया। अरे बहू, इधर आना तो जरा। इस पर कामिनी मुंह बनाकर गई और बोली, बताइए माँ जी, क्या बात है? क्या तुमने राजेश को कुछ उल्टा सीधा कहा था? अरे मैं भला क्यों कहूँगी उनसे कुछ? क्या उनके पास बुद्धि नहीं है? हाँ हाँ, पता है, मेरे बेटे के पास बहुत बुद्धि है, पर उसके पास इतनी बुद्धि नहीं कि वो अपने भाई के साथ ऐसा व्यवहार करे। जरूर तुमने ही उसे भरा है। हाँ हाँ, मैंने ही भरा। अब बताइए, आप क्या कर लेंगी? यह सुनकर कमला चुप हो गई, क्योंकि उसके पति के जाने के बाद राजेश ने ही पूरे घर को संभाला। उसने अपने आप से कहा, हे भगवान, यह आज कैसे दिन दिखा रहे हो। एक समय था जब यह बहू अपने देवर पर कितना प्यार लुटाती थी और आज उससे कितना जलने लगी है। वहीं दूसरी तरफ सुरेश अपने भाई के साथ खेतों में काम करवा रहा था। तभी वहां पर उसका दोस्त कमल आया और बोला, अरे तू खेतों में काम करवा रहा है, तुझे परीक्षा नहीं देनी है क्या? हाँ हाँ, दे दूंगा, वैसे भी कल है परीक्षा। अरे कल नहीं है परीक्षा, लगता है तू भूल गया। मैं तो अभी परीक्षा देकर ही आ रहा हूँ। यह सुनकर सुरेश काफी ज्यादा परेशान हुआ, जिस पर राजेश ने कहा, तुझे याद नहीं था परीक्षा कब है? आखिर तू स्कूल जाकर करता क्या है? भैया पता नहीं कैसे दिमाग से निकल गया, मुझे तो कल का याद था। अच्छा, तो ऐसे ही पैसे बर्बाद कर रहा है तू। आज घर चल, सब माँ को बताऊंगा। घर पहुंचकर राजेश ने कमला को सारी बात बताई, जिसे सुनकर कमला ने कहा, यह मैं क्या सुन रही हूँ सुरेश, तुमने अपनी परीक्षा को छोड़ दिया। तुम्हें पता भी है तुम्हारा भैया कितनी मेहनत से पैसे कमाता है और तू इस तरह से लापरवाही करता है। मुझे माफ कर दो माँ, पता नहीं कैसे मेरे दिमाग से ये निकल गया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माफी मुझसे नहीं बल्कि अपने भाई से मांग, क्योंकि तूने अपने बड़े भाई का दिल दुखाया है। भैया मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं ये भूल गया था। चल कोई बात नहीं, अब तेरी परीक्षा तो छूट ही गई है। ये साल तो ऐसे ही बर्बाद हो गया। अब तो आराम से अगले साल ही पढ़ाई करना। अब से मेरे साथ खेतों में काम करवाना। यह सुनकर सुरेश भी काफी ज्यादा दुखी हुआ, क्योंकि उसकी एक गलती की वजह से उसका करियर बर्बाद हो गया और उसके बाद वह अपने भाई के साथ खेतों पर काम करने लगा। दोनों ने मिलकर खेतों का काम किया, जिससे अच्छी फसल भी हुई। और जब फसल बिक कर आई तो कमला ने राजेश से कहा, बेटा, इस बार की सारी फसल बिक गई है क्या? हाँ हाँ माँ, सारी फसल बिक गई है, वो भी अच्छे दामों में। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। तो तुम ऐसा करो, इनमें से आधे पैसे सुरेश को दे दो। यह सुनकर राजेश काफी ज्यादा हैरान हुआ और बोला, ये आप क्या कह रही हैं माँ? मैं भला सुरेश को आधे पैसे क्यों दे दूं? हर साल तो सारे पैसे मैं रखता हूँ। हाँ हाँ, मुझे पता है, पर इस बार उसने भी तुम्हारे बराबर काम किया है, इसलिए कह रही हूँ। अच्छा, तो सुरेश ने सिर्फ इस बार काम करवाया तो मैं उसे आधे पैसे दे दूंगा? ये आपने सोच भी कैसे लिया? मैं उसे कभी पैसे नहीं दूंगा। पर क्यों बेटा, तेरी ही बहू मूंग चलाती है कि वह कोई काम धंधा नहीं करता, मेरे पति से पैसे मांगता है। अब जब उसने काम किया है तो उसे उसके हक के पैसे तो मिलने चाहिए ना। यह सुनकर राजेश और ज्यादा गुस्से में आ गया और बोला, आप ये क्या कह रही हैं माँ? क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं, मैंने इतने दिन उसे पैसे दिए, उसका क्या? मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, समझा तू राजेश? भैया ये क्या बात हुई? माँ से कोई ऐसे बात करता है क्या? तू तो चुप ही रह, सब तेरा ही किया धरा है। पर मैंने क्या किया? अगर आपको पैसे नहीं देने तो मत दीजिए। अरे क्यों नहीं देगा, इसे पैसे देने ही पड़ेंगे। इसकी बहू तुझसे बहुत उल्टा सीधा कहती है ना, मैंने क्या सुना नहीं है? तो सही ही कहती हूँ माँ जी, ये पूरे दिन घर पर लेटा ही तो रहता है। पर इस बार तो इसने बराबर काम किया है ना, तभी तो बहू मैं पैसे मांग रही हूँ। चल दिलवा अपने पति से पैसे।
क्योंकि इसने भी बराबर की मेहनत की है इसलिए। अच्छा तो ऐसी बात है। अजी सुनिए, आप कब तक इस तरह इनके इशारों पर चलेंगे? मैं तो कह रही हूँ आप बंटवारा करवा लीजिए। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। आज फैसला हो ही जाए। माँ, हमारा हिस्सा हमें दे दो। यह सुनकर कमला और सुरेश काफी ज्यादा हैरान हुए और सुरेश ने कहा, नहीं नहीं भैया, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? भला भाइयों के बीच में भी कोई बंटवारा होता है क्या? हाँ हाँ, होता है। अगर तेरे जैसा भाई हो तो उस घर में बंटवारा होता है। मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। यह सुनकर कमला को काफी गुस्सा भी आया और दुखी भी हुई। तुझे तेरा हिस्सा चाहिए ना? तो ठीक है, तुझे तेरा हिस्सा मिल जाएगा। ये आप क्या कह रही हो माँ? आप भी भैया की बातों को गंभीरता से ले रही हैं? नहीं, मैं सच ही कह रही हूँ। इस तरह इसका भी दिमाग ठिकाने आ जाएगा। यह कहकर कमला ने बंटवारा करने का फैसला कर लिया, जिस पर राजेश ने कहा, खेत मेरे हिस्से आएगा क्योंकि खेतों पर मैं मेहनत करता हूं और इसके हिस्से में आप मकान दे दीजिए। क्या सिर्फ मकान दे दूं? ये तू क्या कह रहा है? नहीं, ये तो गलत है। अरे माँ, जैसे भैया कह रहे हैं वैसे ही कर दीजिए। हमें झगड़ा नहीं चाहिए। अरे तू पागल हो गया है क्या? वो तुझसे तेरा पूरा खेत ले लेगा, फिर तू क्या करेगा? इन्हें ले लेने दीजिए माँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। कम से कम झगड़ा तो नहीं होगा। इसके बाद राजेश ने पूरा खेत अपने नाम करवा लिया और वो लोग वहां से चले गए। वहां से आने के बाद उन्होंने ठीक सामने ही फसल के पैसों से बहुत बड़ा मकान खरीदा, जिसे देखकर सुरेश और कमला काफी दुखी हुए। धीरे धीरे समय बीत रहा था। समय के साथ अब कमला की तबीयत काफी खराब रहने लगी। उसकी पूरी देखभाल सुरेश करता था। आप चिंता मत करो माँ, मैं आपका इलाज बहुत अच्छे वैद्य से करवाऊंगा। भले ही मैं कुछ नहीं बन पाया तो क्या हुआ। अरे बेटा, तू मेरी चिंता क्यों कर रहा है? बस तू कोई अच्छा सा काम ढूंढ ले। मैं काम ही ढूंढ रहा हूँ माँ, पर कहीं काम मिल ही नहीं रहा। लगता है मेरा नसीब ही खराब है। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत कह। सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह सुनकर सुरेश ने कुछ नहीं कहा और उदास मन से वहां से चला गया। गांव में आने के बाद उसे गांव का एक आदमी मिला और उसने कहा, अरे सुरेश, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम्हारा भाई तुमसे अलग रहने लगा है। हाँ भैया, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। उन्होंने घर का बंटवारा कर दिया। अरे आजकल तो समय ऐसा ही चल रहा है। जरूर उसने सब अपनी पत्नी के कहने पर किया होगा। ये मुझे नहीं पता भैया, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा। शायद मेरी किस्मत ही खराब है जो मेरा भाई मुझसे दूर हो गया। वहीं यह सब राजेश भी सुन रहा था और वह वहां से मुंह बनाकर चला गया। दूसरी तरफ कामिनी काफी ज्यादा खुश थी और अब वो रोजाना बाजार जाती और बहुत सारा सामान खरीदती। अब मैं यहाँ पर महारानी बनकर रहूंगी। उस घर में तो मुझे अपनी सांस के नीचे दब कर रहना पड़ता था। अब तो मैं बहुत अमीर हो गई। सारा खेत मैंने अपने नाम कर लिया है। यह तो बहुत अच्छा हुआ। कामिनी बहुत ज्यादा खुश थी और रोज इसी तरह फिजूल खर्च किया करती, जिसे देखकर गांव वाले भी काफी हैरान होते। अरे ये क्या हो गया इस कमला की बहू को? ये तो एकदम बदल गई है। पहले कितनी संस्कारी थी और अब कितनी बदतमीज हो गई है। अरे हाँ, ये सब तो संस्कारों की बात होती है। पहले अपनी सास के साथ रहती थी और अब अकेली इसलिए। हाँ, इसलिए तो कहते हैं घर का बंटवारा अच्छों को बर्बाद कर देता है। हे भगवान, ऐसे दिन तो किसी को ना दिखाएं। वहीं गांव वालों की ऐसी बातें सुनकर कमला भी काफी दुखी होती है, जिस वजह से उसकी तबीयत और बिगड़ती जा रही थी। और एक दिन सुरेश दवाई लेने के लिए गांव के वैद्य के पास गया। अरे वैद्य जी, मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। कोई अच्छी दवाई दे दीजिए जिससे एक ठीक हो जाए। अरे सुरेश, यह क्या कह रहे हो तुम? रुको, मैं अभी दे देता हूँ जिससे तुम्हारी माँ एकदम ठीक हो जाएगी। पर वैद्य जी, मेरे पास इतने पैसे नहीं जो मैं माँ का अच्छे से इलाज करवा सकूं। तो तुम अपने भाई से क्यों नहीं कहते? भाई से क्या कहना?
उन्हें तो सब कुछ पता है। वो जानबूझकर माँ का इलाज नहीं करा रहे हैं। अच्छा, ऐसी बात है? तुम चिंता मत करो, मैं कुछ दवाई देता हूँ। इन्हें अपनी माँ को दे देना, जिससे तुम्हारी माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। यह सुनकर सुरेश दवाई ले आया और अपनी माँ से कहा, माँ इसे खा लेना ध्यान से, क्योंकि इससे तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। अरे बेटा, इसकी जरूरत क्या थी? मैं ऐसे ही ठीक हो जाती। जरूरत कैसे नहीं है, जल्दी से खा लीजिए। मुझे पता है बाद में आप नहीं खाएंगी। यह कहकर सुरेश ने कमला को दवाई खिला दी और फिर वह आराम से लेट गया। पर उसे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि वह काम धंधे के बारे में सोच रहा था। इन क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। इस तरह तो घर नहीं चल पाएगा। इस तरह तो मुझे यह घर भी बेचना पड़ेगा। सुरेश काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि दिन ब दिन उनके हालात काफी खराब होते जा रहे थे। अगली सुबह सुरेश उठा और अपनी माँ से कहा, माँ मैं गांव में काम ढूंढने जा रहा हूँ। शाम तक लौट आऊंगा, और अगर शाम तक ना लौटूं तो परेशान ना होना। ठीक है बेटा, पर ध्यान से जाना। इसके बाद सुरेश काम ढूंढने के लिए गांव में निकल गया, पर उसे कहीं भी काम नहीं मिला, जिससे वह काफी ज्यादा टूट गया और दुखी होकर बोला, लगता है मुझे यहाँ काम नहीं मिलेगा। अब मैं कहीं दूसरे गांव में जाकर काम देखता हूँ। यह कहकर वह जंगल के रास्ते से अपने पड़ोसी गांव की तरफ जाने लगा। वह पूरी तरह से टूट चुका था। वह आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसके पास एक बंदर आकर रुका। वह बंदर उसकी तरफ ही देखे जा रहा था, जिसे देख सुरेश काफी हैरान हुआ और बोला, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? क्या तुम भी मुझ पर हंस रहे हो? यह सुनकर बंदर ने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखता रहा और फिर बोला, मैं तुम्हारी परेशानी को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे दिख रहा कि तुम बहुत परेशान हो। क्या हुआ है, बताओ मुझे। बंदर को इस तरह बोलता देख सुरेश बहुत ज्यादा हैरान हुआ और बोला, अरे तुम बोल कैसे सकते हो? मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। हर जानवर बोल लेता है, बस ये है जो सच्चे मन का होता है, उन्हें हमारी आवाज सुनाई देती है। अब बताओ क्या हुआ है। इसके बाद सुरेश ने सारी बात उस बंदर को बताई और कहा, मैं बहुत बड़ी दुविधा में हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या करूँ? लगता है मेरा जीवन बेकार हो गया। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम्हारी माँ घर पर तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। मेरी बात मानो तो तुम मेरे साथ चलो। अगर तुमने मेरी मदद की तो तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। पर तुमसे मेरी मुसीबत कैसे दूर होगी? बताओ, तुम्हें क्या मदद चाहिए? मेरा बच्चा इस घने जंगल में कहीं खो गया है। मैंने काफी ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिला। क्या तुम मेरी उसे ढूंढने में मदद करोगे? अरे तुमने मेरा बच्चा ढूंढ दिया तो मैं तुम्हें खजाने का पता बताऊंगा, जिससे तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। पहले तुम ये बताओ कि वो किस दिशा में गया। इसके बाद वह बंदर के साथ चला गया। बंदर सुरेश को जंगल के काफी अंदर ले आया, जिस पर सुरेश ने कहा, अरे तुम्हारा बच्चा तो कहीं नहीं मिल रहा। हम इतनी दूर आ गए हैं, मुझे लगता है किसी बड़े जानवर का शिकार बन गया। ऐसा मत बोलो, मैं अपने बच्चे के बिना नहीं रह पाऊंगा। कृपया तुम थोड़ा और ढूंढो। इसके बाद उसे जंगल में ढूंढते ढूंढते रात हो गई, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ रात होने को आई है, पर अभी तक सुरेश लौट कर नहीं आया। पता भी कहाँ चला गया। इसके बाद वह गांव में सुरेश को ढूंढने निकली, पर उसे अपना बेटा नहीं मिला। तभी उसे राजेश दिखाई दिया, जिस पर उसने कहा, अरे राजेश बेटा, तेरा भाई काम ढूंढने के लिए गया था, पर अभी तक लौट कर नहीं आया है। मैं क्या करूं माँ? और वैसे भी अब मुझे आप लोगों से कोई मतलब नहीं। यह तू क्या कह रहा है? भले ही बंटवारा हो गया हो, इसका मतलब यह नहीं कि रिश्ते खत्म हो गए। नहीं, मुझे अब आपसे कोई मतलब नहीं। मुझे आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना। यह सुनकर कमला काफी दुखी हुई और वह घर लौट आई।
वहीं दूसरी तरफ सुरेश पूरे जंगल में उस बंदर के बच्चे को खोज रहा था। तभी उसे वहां एक गुफा दिखाई दी। अरे यहाँ पर तो एक गुफा भी है, पर बंदर का बच्चा तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा, जबकि उस बंदर ने तो कहा था उसका बच्चा यहीं कहीं होगा। इसके बाद वह गुफा में ना जाकर जंगल की ओर अंदर चला गया। उसने जंगल को अच्छी तरह देखा, पर उसे वहां कोई भी बच्चा दिखाई नहीं दिया, जिससे वह काफी परेशान हुआ। वहीं दूसरी तरफ सुरेश को गए हुए 3 दिन हो गए थे और कमला काफी परेशान थी। तभी वहां पर शांति आई और बोली, अरे चाची, क्या हो गया? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? और सुरेश भी कुछ दिनों से दिखाई नहीं दे रहा है, वह कहाँ चला गया? पता नहीं कहाँ चला गया, यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। काम का कह कर गया था, पर अभी तक नहीं आया। क्या? तो अभी तक सुरेश घर लौटकर नहीं आया? तो आपने राजेश से नहीं कहा क्या? अरे राजेश से मैंने कहा था, पर उसने मुझे भगा दिया और बोला मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं अब। हे भगवान, पता नहीं आपके बड़े बेटे को क्या हो गया है। वहीं आपकी बहू तो पूरी बिगड़ गई है। अरे यह सब तो मेरे नसीब का ही दोष है, जो मुझे ऐसा बेटा मिला। और दूसरा जो बेटा मेरा ध्यान रखता था, वह पता नहीं कहाँ चला गया। हे भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना। वहीं दूसरी तरफ कामिनी को जब यह पता लगा तो वह काफी खुश हुई। इसका मतलब सुरेश कहीं चला गया है। अगर सुरेश लौट कर नहीं आया तो यह घर भी मैं अपने नाम कर लूंगी। कामिनी बहुत सारी गलत आदतों में फंस चुकी थी। अब वो जुआ भी खेलने लगी, क्योंकि एक बार वो जुए में पैसे जीत गई थी, जिससे उसके मन में लालच आ गया। ऐसा करती हूँ, इस बार मेरे पास जो भी धन संपत्ति है सारी दांव पर लगा देती हूँ, जिससे मैं काफी ज्यादा अमीर हो जाऊंगी। यह कहकर राजेश को बिना बताए सारी संपत्ति को जुए में लगा दिया। पर इस बार कामिनी जुआ हार गई और जिससे वो सारी संपत्ति हार गई। वह काफी ज्यादा दुखी हुई। हे भगवान, यह क्या हो गया? मैं जुआ हार कैसे गई? हे भगवान, अब इन्हें क्या जवाब दूंगी? वहीं दूसरी तरफ राजेश जब शाम को घर लौट कर आ रहा था तो उसे गांव का सेठ मिला और उसने उससे कहा, अरे राजेश, कहाँ जा रहे हो भाई? घर पर जा रहा हूँ। घर पर जा रहे हो? पर घर पर जाकर क्या करोगे? तुम्हारी बीवी जुए में घर, खेत, पैसे सब कुछ हार गई है। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी पत्नी ऐसा नहीं कर सकती, वो तो कभी जुआ खेलती भी नहीं है। अरे ये तुम्हारी गलतफहमी है। वो तो रोजाना जुआ खेलती थी और आज सब कुछ हार गई, समझे? और इसलिए तुम्हारा खेत और घर मेरा हुआ। कल तक खाली कर देना। यह सुनकर राजेश काफी दुखी हुआ और वो घर आया और उसने कामिनी से कहा, कामिनी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम जुए में सारा घर, खेत सब भर गई। मुझे माफ कर दीजिए जी, मैंने सोचा था इससे हम लोग और अमीर हो जाएंगे। सेठ ने मुझे लालच दिया था। और तुम सेठ की बातों में भी आ गई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? तुमने तो मुझे बर्बाद कर दिया। राजेश काफी ज्यादा दुखी हुआ और जोर जोर से रोने लगा। वहीं दूसरी तरफ सुरेश काफी दिनों से जंगल में फंसा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा और उसने कहा, अरे यहाँ पर तो कोई बंदर का बच्चा है ही नहीं। अब मैं क्या करूं? मुझे तो बंदर का बच्चा मिल ही नहीं रहा। मेरी माँ काफी परेशान हो रही होगी। ऐसा करता हूँ, यहाँ से चला जाता हूँ। पर तभी उसने देखा कि वह रास्ता भूल गया है, तो उसने कहा, हे भगवान, मेरी मदद कीजिए। मैं तो यहाँ पर किसी की मदद करने आया था, पर उल्टा यहाँ आकर फंस गया हूँ। अब मैं क्या करूं? किस तरफ जाऊं? यह कहकर सुरेश काफी ज्यादा दुखी हो गया, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वहां पर वही बंदर आया। बंदर को देखकर सुरेश काफी हैरान हुआ और बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो पीछे ही रह गए थे ना? मैं इस जंगल का हर रास्ता जानता हूँ और मेरा कोई बच्चा गुम नहीं हुआ है। मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। यह कहकर वह बंदर एक राजकुमार में बदल गया। राजकुमार बहुत ही सुंदर था और यह सब देखकर सुरेश काफी हैरान हुआ और बोला, ये कैसे हो सकता है?
तुम एक राजकुमार में कैसे बदल गए? क्योंकि मैं यहाँ का राजा हूँ। यह मायावी जंगल है। क्या मायावी जंगल? तो तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो? तुम बिल्कुल शांत हो जाओ। मैं तुम्हें कोई हानि या नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं। मैंने कई लोगों से मदद मांगी, पर किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। पर तुमने बिना किसी लालच के मेरी मदद की, और इसलिए मैं तुमसे बहुत खुश हूं। अगर आप मुझसे खुश हैं तो मुझे यहाँ से बाहर निकालें, क्योंकि मेरी माँ मेरा काफी बेसब्री से इंतजार कर रही होगी। यह सुनकर सुरेश चौंक गया, क्योंकि उसके सामने खजाने का ढेर लगा था। तुम्हें जितना ले जाना है तुम ले जाओ। आज से यह सब तुम्हारा हुआ। इतना सारा खजाना नहीं, मुझे तो बस थोड़ा सा चाहिए, जिससे मेरा गुजर हो सके। यह सुनकर राजकुमार काफी खुश हुआ और उसने सुरेश को बहुत सारा खजाना देकर वहां से विदा कर दिया। सुरेश बहुत जल्द अपने गांव लौट आया, और जब वह अपने घर गया तो हैरान था, क्योंकि वहां पर उसके भैया भाभी खड़े हुए थे, जो अपनी माँ से बार बार एक ही बात कह रहे थे। माँ, हमें अपने घर में रख लो। आपको तो पता ही है हमारे हालात। हाँ हाँ, मुझे सब पता है। जैसा तुम लोगों ने किया वैसा ही तुम्हारे साथ हुआ है। अब मैं तुम्हें यहाँ नहीं रखूंगी। वहीं सुरेश ने अपनी माँ को वो सारा खजाना दिया और उसके साथ हुई पूरी घटना को बताया। वहीं राजेश और कामिनी पछतावे की आग में जल रहे थे, क्योंकि उनसे बहुत बड़ी भूल हुई थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सो हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी मुझे फटाफट से कमेंट में बता दीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है इन स्टोरीज़ को बनाने में और पूरा ओरिजिनल कंटेंट है, मैंने ही बनाया है, बिल्कुल भी एआई का यूज़ नहीं है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। हिंदी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें